हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास से हम एक सीरीज़ आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ की। ये सीरीज़ ना सिर्फ आपके पास जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपके आने वाले जेके पीएससी, एसएससी, आरआरबी, ये तमाम एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। जो साथी केवल सर जेके एसएसबी की तरफ भी देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करेंगे अगर आप फर्दर एग्जामिनेशन के लिए भी देखेंगे, जैसे जेके पीएससी हो गए, एसएससी हो गए, आरआरबी हो गए, इन एग्जामिनेशन में भी बहुत से अलग अलग पोस्टें निकलती रहती हैं और इन एग्जामिनेशन के लिए भी आपने मेजॉरिटी ऑफ जो पोर्शन होता है सिलेबस का वो पढ़ा रहता है। इसलिए आपसे गुजारिश करेंगे जो बाकी पोस्ट्स भी निकलती हैं आपकी जेके एसएसबी के अलावा, जो आपके पास जेके पीएससी के हो गए, एसएससी के हो गए, आरआरबी की होगी, इनमें भी आप अप्लाई कीजिए और कोशिश करेंगे इनके लिए भी आपके साथ क्लासेस स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, इस सीरीज में कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो रिसेंटली हेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आपके पास जो नेशनल लेवल के जैसे एग्जामिनेशन आ रहे हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनसे आपको एक अच्छा वास्ट आइडिया मिल जाएगा। चलिए सर स्टार्ट करें। जो साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए जी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इस तरह से है, इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन वाज अंडरटेकन इन विच ईयर। इंडिया का जो आपके पास पहला ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन माना जाता है वह किस ईयर में आपको देखने को मिलता है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आपने डेटा उठाना है। आप कुछ दोस्त आप यहाँ पर 1872 की तरफ चले जाएंगे, लेकिन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आपने बात को चुनना है। ऑप्शन ए आपके पास 1841, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1921 एंड ऑप्शन डी 1961। चलिए जी, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है जी, जो पहला अगर आप इन जनरल देखेंगे तो 1865 से लेकर 1872 तक, 1865-72 तक आपके पास अनऑफिशियली जो जिसमें पूरे इंडिया को कंसीडर नहीं किया गया था, लेकिन कुछ जगह पर वो आपने सेंसस शुरू कर दी थी। लेकिन ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो पहला सेंसस आपके पास कब देखने को मिलता है, इन 1881। तब से लेकर हम लगातार 10 साल के बाद कंटिन्यू करते रहे। आज़ादी के बाद भी हमने ये प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू रखा। चलिए मेरे दोस्त, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2, द चेंज इन द ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ ए गुड व्हेन इट्स प्राइस चेंजेस। जो चेंज आपके पास ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड में आ जाएगी जब इसकी प्राइस चेंज होगी। एंड द कंज्यूमर इनकम इज एडजस्टेड, और कंज्यूमर की इनकम इस तरह से एडजस्ट करनी है ताकि शी कैन जस्ट बाय द बंडल दैट शी वाज बाइंग बिफोर द प्राइस चेंज इज कॉल्ड। उसे आप क्या कहेंगे। तो ये कंसेप्ट हमने, अगर आपको याद होगा, जब हमने एफए के लिए इकोनॉमिक्स की क्लास आपके साथ लगाई थी, ये सारे के सारे कंसेप्ट हमने वहाँ दिए हैं। तो बताइए सर, जब एडजस्ट करेगा कंज्यूमर अपने आप को तो बात किसी तरफ जाएंगे। ऑप्शन ए आपके पास लॉ ऑफ डिमांड, ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ऑप्शन सी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड ऑप्शन डी ऑप्टिमल चॉइस। ठीक है जी, ये कंज्यूमर चॉइस थ्योरी में कंसेप्ट हमने पढ़े हुए हैं जिसे हमने नाम दिया था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल इज लिस्टेड इन दी। तो इस जनरल स्टडी की सीरीज में आपके पास तमाम टॉपिक जो हैं, चाहे आपका जियोग्राफी के हो, हिस्ट्री के हो, पॉलिटी के हो, सब के सब कवर हो जाएंगी अगर आप बेहतर तरीके से इस पर अच्छे से समझेंगे। रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, ये आपने बताना है किस लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। जो आपके पास 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं ये लिस्ट, किस लिस्ट में आपको ये देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए, क्या यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, ग्लोबल लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में। चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए। लगभग 61 आइटम्स आपको यहाँ आज देखने को मिलती हैं, और किसकी बात हम कर रहे हैं, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेट लिस्ट। क्वेश्चन 4, डैश अमेंडमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपके पास बताया सर आपके पास अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं अलग अलग, तो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, कौन कर सकता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कर सकता है, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कर सकता है, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, एंड ऑप्शन डी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे आप सीबी के नाम से जानते हैं। बताइए सर, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट अगर आपने करनी है तो कौन कर सकता है, किसको अधिकार है ये, और ये भी हमें लिख के दे दीजिए सिर्फ किस आर्टिकल में ये आपके पास अधिकार दिया गया है। चलिए सर ठीक है, अच्छे से आपने समझना, चीज़ों को कोरिलेट कीजिए। अब छोड़ दीजिए सर वो छोटा छोटा कंसेप्ट पढ़ना। ठीक है, अच्छे से आपने चीज़ों को पढ़ा है, अब जितना आपने पढ़ा है अब उसको खोल के आगे आगे ले जाइए, एक स्टेप फर्दर चलते हैं। चलिए, तो करेक्ट आंसर कौन करता है सर, इसका अधिकार हमने पार्लियामेंट को दिया है। आर्टिकल का नाम आप हमें लिख के देंगे कमेंट बॉक्स में, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू योरसेल्फ डू, तब तक बात नहीं बनेगी मेरे दोस्त। आपने खुद कोशिश करनी है तभी बात बनेगी। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशनड इन द चोला इंस्क्रिप्शंस डैश वाज नोन एज लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। तो चलिए अच्छी तैयारी करिए, ये क्वेश्चन आपने देखने हैं।
अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज ऑफ लैंड। ठीक है जी, जो कैटेगरीज ऑफ लैंड उसके मुताबिक जो आपको चोला इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलते हैं। आपने बताना है कि डैश वाज नोन एज ए लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, वो लैंड जो आपने गिफ्ट किया टेम्पल्स के लिए उसे आप क्या कहते थे? विलान वगाई, ब्रह्मादिया, शालाबोगा या आपके पास देवादाना, बताइए जी। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन, ठीक है जी, ठीक है, रैंडम गैस हो सकता है कुछ दोस्तों का, देवादाना, क्योंकि इसका मतलब ये होता था वो रेवेन्यू जो हासिल किया जाता था विलेज से, जिसे फिर डिनोट किया जाता था टेम्पल अथॉरिटी को। जो रेवेन्यू आपने हासिल किया अलग अलग गाँव से अलग अलग विलेज से आपने रेवेन्यू हासिल करते थे, फिर जो रेवेन्यू हासिल हो जाता था इस रेवेन्यू को उठा के आप विलेज अथॉरिटी को देते थे टेम्पल्स की मरम्मत के लिए, बनाने के लिए। ठीक है जी, क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजेंद्र फर्स्ट वाज सन ऑफ, बताइए। आप देखेंगे कुछ दोस्त बोलेंगे है बिला ये कुछ ये क्या हो, ये क्या हो? नहीं नहीं, बिल्कुल सर ये नहीं, आपने समझना है, क्वेश्चन है अच्छा आपने अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन आपके पास लगेगा नहीं हमने पढ़ा है आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन समझ के। राजेंद्र फर्स्ट आपने बताने किनके बेटे थे? ठीक है, राजेंद्र चोला डायनेस्टी से आपने एक कंसेप्ट पढ़े हैं कि राजेंद्र चोला आ रहे थे। राजेंद्र चोला किसके बेटे आ रहे थे? राजा के, राजा फर्स्ट जिसका हम नाम देते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल जी। क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइए जी। डैश इज ए कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज, कोल्ड डेजर्ट आपके ग्रेट हिमालयाज में इनमें से कौन मिलेंगे? क्या लद्दाख आ जाएगा, सतपुरा, अरवालीज या विंध्य? चलिए सर, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप बताएंगे सर। -45 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ आपको देखने को मिलता है, कितना ठंडा कभी कभी हो जाता है। समर में टेम्परेचर जो है 20, 22, 25 डिग्री तक भी चला जाता है गर्मी में, लेकिन विंटर में -45 डिग्री तक भी ये टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन आपको मिलती है यहाँ पर, इसीलिए सर विजिटेशन का कंसेप्ट जो है बहुत कम, ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा वहाँ। हम बात किसी कर रहे हैं? ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए डेट इज लद्दाख की बात हो रही है। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर, द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रोज, वो मेथड सॉइल कंजर्वेशन का जिसमें अलग अलग क्रॉप जो है अल्टरनेट रोज में हम उगाते हैं, और एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स, और अलग अलग टाइम पर इनको सोया जाता है, इनको बोया जाता है, किस लिए? टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द रेन वाश इज कॉल्ड, ताकि सॉइल को, ताकि ज़मीन को जो है रेन वाश से बचाया जाए, उसे आप क्या कहेंगे? ठीक है जी, वो मेथड सॉइल कंजर्वेशन का जिसमें अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग टाइम पर आप उगाते हैं अल्टरनेट रोज पर, ताकि सॉइल को हम बचा सकें आपके रेन फ्लो से, रेन वाश से। मल्चिंग कहेंगे उसे, इंटरक्रॉपिंग कहेंगे, रॉक डैमिंग कहेंगे या टेरेस फार्मिंग कहेंगे? चलिए सर, अच्छे से आपने कंसेप्ट को समझिए और नाम दीजिए। मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग ग्रोथ ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन प्रॉक्सिमिटी, उसे आप क्या कहते हैं? नन अदर देन इंटरक्रॉपिंग। तो ऑप्शन नंबर बी ये आप याद रख दीजिएगा। ठीक है, जिस पर क्वेश्चन आए दिन आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम्स में। क्वेश्चन 9 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन ईच टेस्टिस इन मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है जी, जनरल साइंस से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। देयर आर, आपको बताना है कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में हर एक टेस्टिस में आपके पास कितने डैश कंपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे, जिन्हें आप टेस्टिकुलर लोब्स कहते हैं। हाउ मनी, कितने होते हैं आपके पास? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 250 एंड ऑप्शन डी 300। ठीक है जी, बताइए मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या आना चाहिए? कितने कंपार्टमेंट जिन्हें आप टेस्टिकुलर लोब्स कहते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं? नन अदर देन, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी दैट इज 250। ठीक है दोस्तों, सीख रहे हैं तो आप साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट जो है वही मोटिवेशन का काम कर रही है। चलिए जी, क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन के ऊपर, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, द सेकंड स्टेज इज कॉल्ड। ठीक है जी, जो सेकंड स्टेज आपको वो बतानी है उसे आप क्या कहेंगे? अगर स्टेज, लीफी स्टेज, क्लोरेला स्टेज या आपके पास प्रोटीनेमा स्टेज। प्रीडोमिनेंट स्टेज जो आ रही है लाइफ साइकिल ऑफ मॉस में उसे आप गैमेटोफाइट कहते हैं, इज द गैमेटोफाइट, जिसमें आपके पास 2 स्टेज देखने को मिलते हैं। जो सेकंड स्टेज है उसे आप क्या कहते हैं? बताइए मेरे दोस्त, अगर आप लाइफ साइकिल देखेंगे मॉसेस का, वो स्टार्ट होता है जब आप वहाँ से स्पोरस से स्टार्ट हो रहा है, फिर जो ओपन होकर स्मॉल लिड लाइक स्ट्रक्चर जिसे आप ओपरक्यूलम का नाम देते हैं वहाँ पर ये जनरेट हो जाते हैं, फिर यही आगे चलकर प्रोटेनिमा, फिर आगे चलकर लीफी गैमेटोफाइट, ये आपको कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी ये याद रख दीजिएगा। क्वेश्चन 11 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए फाइलम। अब हमें बताइए कि एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में इनमें से फाइलम कौन नहीं है? ठीक है जी, फाइलम कौन नहीं है? ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है मोलस्का, ऑप्शन बी आपके पास कॉर्डेटा, ऑप्शन सी कोलेमेट्स एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है एनिलिडा।
ठीक है जी। बताइए इनमें से फाइलम कौन नहीं है। ठीक है जी। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आपको याद होगा, ये जो हमने साइंस पढ़ी थी क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, उस साइंस को आप क्या कहते हैं। ठीक है जी। ये साइंस जिसमें आप क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको आप टैक्सोनॉमी का नाम देते हैं। कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है, द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज, उसको आप नाम देंगे टैक्सोनॉमी। ठीक है, याद आ जाएगा, अच्छी बात है, टैक्सोनॉमी उसे आप कहते हैं। ठीक है जी। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने ये कंसेप्ट पढ़े हैं। आपने बताना है कि अगर आप एनिमल किंगडम की बात करेंगे तो फाइलम इनमें से कौन सा नहीं है। अगर आप मोलस्का की बात करेंगे, ये भी देखने को मिलता है। कॉर्डेटा, ये तो आपको देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि आपके पास इन जनरल हम दो तरह के यहाँ कंसेप्ट कर देते, इनको डिवाइड कर देते हैं। एक तो कॉर्डेट्स होते हैं, एक दूसरे आपके नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। ये तो एनिलिडा, ये भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कोलिमेट्स ये आपके पास यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन 12 आपके स्क्रीन के ऊपर, फ्रिक्शन इज काज्ड बाय द डैश ऑन द टू सरफेस इन कंटैक्ट। ठीक है, दो सरफेस में सर फ्रिक्शन हो रही है, किसकी वजह से, वजह बता दी आपने। इरेगुलरिटीज की वजह से, स्मूथनेस की वजह से, डेंसिटी की वजह से, या गैप्स की वजह से। दो सरफेसेस हैं, ये आपके पास एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस इस पर है। ठीक है जी। दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, क्यों है, क्योंकि दोनों में क्या होती है सर, दोनों के बीच में उबड़ थुबड़ होता है, दैट इज इरेगुलरिटीज होती हैं, जिनकी वजह से ये इंटरलॉकिंग का कंसेप्ट देखने को मिलता है। ये चीज़ें साइंस में बड़े बेहतर तरीके से कंसेप्ट सीखे हैं। तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए ये सीख रहेगा। क्वेश्चन 13 कीजिए सर अटेम्प्ट, द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मोशन। ठीक है जी। फ्री फॉलिंग बॉडी आ रही है, नीचे आ रही है, तो ये किसकी एग्जांपल आपके पास देखने को मिली है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर की, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, कांस्टेंट वेलोसिटी, या आपके पास कांस्टेंट स्पीड। ठीक है जी। बताइए जो मोशन आ रही है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की। चलिए मेरे दोस्त अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपके पास एक बॉल भी होगी जो आपके पास रोल करेगी इनक्लाइनेड प्लेन को, वो भी इसी की एग्जांपल आ रही है। किसकी एग्जांपल है, नन अदर देन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। क्वेश्चन 14 बताइए सर, HIDD इसका आपने फुल फॉर्म बताना है क्या है। HIDD क्या है, तब तक हम आपको डिफाइन करें। सर ये आपके पास एक टेक्नोलॉजी है वायर द कन्वेंशनल डिस्क ड्राइव इज कंबाइंड विद नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी ऑफ टिपिकल 128 MB और मोर टू कैच डेटा ड्यूरिंग नॉर्मल यूज़। तो HIDD सिंपल आपसे पूछा गया है कि HIDD का फुल फॉर्म है बताइए। ये जो विज्ञान है, ये जो आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये आपको इस्तेमाल हो सकती है अगर आपके पास इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि HIDD क्या है। आप बोलेंगे सर HIDD एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप कन्वेंशनल जो आपके पास डिस्क ड्राइव है उसको कंबाइन किया जाता है विद नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी ऑफ टिपिकली 128 MB और मोर टू कैच डेटा ड्यूरिंग नॉर्मल यूज़। तो HIDD फुल फॉर्म क्या है, हाइब्रिड डेटा डिस्क ड्राइव है, आपके पास हाइपर हार्ड डिस्क ड्राइव है, हाइब्रिड हीलियम डिस्क ड्राइव है, या आपके पास हाइपर हीलियम डिस्क ड्राइव है। तो बताइए सर इसका आंसर क्या आना चाहिए, इट इज नथिंग बट हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल दोस्तों मेरे इसका सही आंसर है। ठीक है जी। आप देख रहे हैं इस सीरीज से आपके पास एक एक टॉपिक सर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं सिंपल, अलग अलग टॉपिक से। चाहे ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो नॉलेज कंप्यूटर से आ रहा है, हर एक चीज़ आपको कवर हो रही है सीरीज से। यकीन मानिए ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, अच्छी सी। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर, केमिकल फार्मूला पूछा जा रहा है कि सल्फरस एसिड का आप हमें केमिकल फार्मूला बताइए। चलिए मेरे दोस्त बताइए कि सल्फरस आपके पास जो एसिड है इसका फार्मूला क्या है। H2SO4 है, H2SO3 है, H3SO3 है, या H3SO4। चलिए ठीक है जी। सल्फर एसिड की बात करेंगे, केमिकल कंपाउंड जिसका फार्मूला क्या है आपके पास, नन अदर देन H2SO3, डेट H2SO3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। तो सल्फरस एसिड H2SO3। क्वेश्चन 16, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड। वो टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड मेल्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, ठीक है जी, ताकि वो लिक्विड बन जाए, उस टेम्परेचर को आप क्या नाम देंगे, क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, इवापोरेशन कहेंगे, या गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। वो टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड जहाँ पर आपके पास सॉलिड मेल्ट हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त बताइए। ठीक है जी, बताइए आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। चलिए मेरे दोस्त, और ये डिपेंड करता है आपके पास प्योरिटी क्या है सब्सटेंस की, इस पर ये असर होता है, और प्रेशर पर तो होता ही होता है। चलिए क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है, डैश इज द इंटरएक्शन इन विच वन स्पीसी बेनिफिट्स एंड द अदर इज नीदर हार्मड नॉर बेनिफिट। अब ठीक है जी, अलग अलग हमने सर इंटरेक्शंस पढ़े हैं, इकोलॉजी का कंसेप्ट जब हमने क्लास आपके पास लगाई थी। ठीक है जी,
तो वहाँ हमने ये कंसेप्ट सारे के सारे हमको पढ़ाए हुए हैं कि एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, वो क्या आ रहा है, एक को फायदा आ रहा है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये भी पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, दोनों को नुकसान हो रहा है या दोनों को फायदा हो रहा है, ये सारे कंसेप्ट पढ़े हैं। यहाँ पर बताने आपने एक को तो सर फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या है सर, आपके पास ये गाय है, आपके पास गाय ने गोबर किया है। ठीक है सर, ये गाय का गोबर हो गया है, इस गोबर पर मक्खी बैठी हुई है, मक्खी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, कोई बाकी जरासीम हो गए, वो यहाँ से अपना खुराक हासिल कर रहे हैं। गाय को तो सर कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी कीड़े मकोड़े बैठ रहे हैं, ये जो मक्खी बैठ रही है, इसको फायदा हो रहा है, इसको फूड मिल रहा है। ठीक है, तो इसको फायदा हो रहा है, लेकिन गाय को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वही उस इंटरेक्शन को क्या कहेंगे, क्या प्रेडेशन कहेंगे, कम्युनलिज्म कहेंगे, कंपटीशन कहेंगे, या पैरासाइटिज्म कहेंगे। ठीक है, पैरासाइट तो है नहीं सर आपके पास, कंपटीशन कहीं चल नहीं रहा है, प्रेडेशन तो है नहीं, कम्युनलिज्म ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन 18, Dash scheme by the central government aims at providing affordable aviation by making domestic flight charges economically accessible for middle class citizens of India। ठीक है जी, कोशिश की गई थी, एक अटैम्प्ट किया गया था, एक स्कीम गवर्नमेंट लाई थी जिसके माध्यम से जो हवाई सफ़र की टिकटें थी, उनकी जो किराया थी, उसको कंट्रोल में रखा गया था, कम रखा गया था, ताकि जो आम आदमी है, जो आपके पास मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो भी हवाई सफ़र का आनंद उठा सकें। तो उस स्कीम का नाम आपसे पूछा गया है, क्या आपके पास उड़े देश का आम आदमी नागरिक है, उड़े देश का आम नागरिक। ऑप्शन बी आपके पास ऊर्जा गंगा आ रही है, ऑप्शन सी एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन सी आपके पास नमामि गंगा योजना। चलिए मेरे दोस्त बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन करके जाएंगे तो पूरा दिमाग खुल जाएगा मेरे दोस्त। तो उड़ान का कंसेप्ट हमने दिया था इसको, दैट इज उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है जी, कब स्टार्ट की गई थी ये स्कीम आपके पास, अक्टूबर 2016 की बात है सर ये। ठीक है जी, इसको हमने सर ये घोषणा की थी अक्टूबर 2016 में, इसकी हमने घोषणा की थी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में, अक्टूबर 2016 में इसकी घोषणा की गई थी, और स्कीम को फिर लॉन्च किया गया था जनवरी 2017 में। 2500 रुपये की लगभग हमने टिकट रखी थी, 2500 रुपये की टिकट से हम सफ़र कर सकते थे। उड़ान इस स्कीम का नाम लिखा था, उड़े देश का आम नागरिक। हु इन्वेंटेड द हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून सर किसने इन्वेंट किया था, बताइए मेरे दोस्त। ऑप्शन है आपके पास मोंटेगिफर ब्रदर्स, ऑप्शन बी राइट ब्रदर्स, ऑप्शन सी लिस्टसन ब्रदर्स, एंड ऑप्शन डी आपके पास वाल्टन ब्रदर्स। बताइए जी, जो आपके पास हॉट एयर बैलून है, इसकी इन्वेंशन किसने की थी। जो पहला हम मान रहे हैं हॉट एयर बैलून में, जिन्होंने सर ये देखा था, इसको इसमें परफॉर्मेंस की थी, इसमें सर सफ़र किया था, अगर आप मानेंगे, जीन फ्रैंकोसिस और इनके और एक दोस्त आ रहे हैं फ्रैंकोसिस लॉरेंट, इन्होंने किया था 21 नवंबर 1783 में। लेकिन इनकी इन्वेंशन अगर आप देखेंगे, नन अदर देन मोंटेगिफर ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। चलिए जी, क्वेश्चन 20, विच नेशन वन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स एट 2012, 2016 रियो ओलंपिक्स। 2016 में जो आपके पास रियो ओलंपिक्स हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, चाइना या रशिया ने। आपके पास आप हमें बताइए कि जो रिसेंटली 2020 का कंसेप्ट है, वो कहाँ आपको देखने को मिला था, ये ओलंपिक्स कहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो लेटेस्ट एडिशन इसका हुआ था। तो फिलहाल आप यहाँ बताइए 2016 रियो ओलंपिक्स, इसका कंसेप्ट अगर आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं, नन अदर देन, ठीक है जी, यूएसए। चौथी बार लगातार सर इन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते तब 2016 में। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी इज लोकेटेड इन, जो आपके पास ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स हम्पी में मिल रहे हैं, ठीक है जी, वो कहाँ आपको देखने को मिलते हैं। सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि हम्पी अगर आप जगह देखेंगे, ये कहाँ पर आपके पास देखने को मिलती है, क्या वेस्ट बंगाल में है, गुजरात में है, कर्नाटका में है, या आपके पास तमिलनाडु में है। तो हम्पी की जब बात आएगी सर कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, सर नीचे हम चले जाते हैं, साउथ इंडिया में चले जाते हैं। अब साउथ इंडिया में इनमें से कौन सा है, गुजरात नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है, दो बचते हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु। अब कीजिएगा रैंडम गैस। ठीक है जी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब इसको मिला हुआ है, ईस्ट सेंट्रल कर्नाटका में जगह है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे दोस्त सही आंसर है। क्वेश्चन 22, बात हो रही है विच आर फॉलोइंग इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। बताइए सर इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन है। जिस तरह से पिछले अगर आप SI JKP SI की एग्जाम देखेंगे, वहाँ पर आपके पास परमवीर चक्र, वीर चक्र, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, क्या पद्म भूषण है, क्या परमवीर चक्र है, पद्म विभूषण है, या आपके पास भारत रत्न है। ठीक है जी, बताइए इंडिया का सबसे श्रेष्ठ अवार्ड कौन सा है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। 22 जनवरी,
1954 तब इसकी शुरुआत हो रही है। ये डेटें याद रख दीजिए, आए दिन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 22 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है जी। इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे जब तब के राजेंद्र प्रसाद, तो उनके द्वारा इसको शुरुआत किया जा रहा है। लेकिन तब जब हमने शुरू किया था तब सिर्फ क्राइटेरिया ये था कि जो आपके पास जीवित हैं, जो अलाइव पर्सन है, सिर्फ उनको ही दिया जाएगा। ठीक है जी। तब जब हमने शुरुआत किया था आपके पास 2 जनवरी, ठीक है, सेकंड लिख दीजिए कैसे, ठीक है जी, 2 जनवरी 1954 में जब हमने इसकी शुरुआत की थी, तब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनके द्वारा शुरुआत की गई। तो ये बताया गया था जो आपके पास अलाइव जो जिंदा पर्सन है सिर्फ उसको ही दिया जाएगा। ये लेटर बाद में सारी ये क्राइटेरिया चेंज भी किया गया है। जो रिकमेंडेशन हैं भारत रत्न के लिए वो प्राइम मिनिस्टर देते हैं आपके प्रेसिडेंट को। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा आ रहा है? भारत रत्न। ठीक है जी। क्वेश्चन 23, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट। इनमें से आपने बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप एग्जामिनेशन में आ जाता है तो ये क्वेश्चन किसके लिए होता है सर? इस क्वेश्चन का सिर्फ मकसद होता है ये कीजिए। अगर आपने पढ़ा है तो बेहतर है, नहीं पढ़ा है तो आप ये कर सकते हैं, सीधा रैंडम गैस करके आप नेगेटिव में नहीं ले जाइए, क्योंकि नेगेटिव सर बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है जी। इसलिए आपसे गुजारिश करेंगे जितना आता है सर कोशिश किया कीजिए उतना ही करें। और कैसे करेंगे सर ये कोशिश? जब आप प्रैक्टिस किया करें। जब प्रैक्टिस आप हमारे साथ यहाँ पर क्लास में आए हैं, ये क्वेश्चन आपने देखा, अगर आपको लग रहा है हमने नहीं पढ़ा है, हमने नहीं आया है, तो सीधा आप लिखिए सर अटैम्प्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप कोशिश करेंगे, एग्जामिनेशन में वही करेंगे। अगर यहाँ पर आपने रैंडम गैस कर लिया सर ये आ गया तो बात क्या बनेगी? चलिए फिलहाल आप नॉलेज के लिए याद रख दिए। बात क्या हो रही है? बात हो रही है, हमें बताइए जो ऑथर है नॉवेल एन अफेयर डाउनस्टेयर्स, इसके कौन ऑथर आ रहे हैं? श्री बोलिंग। क्या ये बात सच है कि गलत है? या हमें बताइए। ऐसा है फाइनेंस में भी आपके पास नहीं सर, इंस्पेक्टर में आपके बुक्स एंड ऑथर्स का कंसेप्ट है। अगला आ रहा है द ऑथर ऑफ नॉवेल वाइट टीथ इज जेडी स्मिथ। तीसरा आपके पास आ रहा है ऑथर ऑफ नॉवेल एटोनमेंट इज एन मैकेन। तो मशहूर नॉवेल्स हैं तीनों, सब पर सर अक्सर बातें होती रहती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, क्योंकि पहले के ऑथर अगर आप देखेंगे तो एन अफेयर डाउनस्टेयर्स इसके ऑथर आपके पास श्री बोलिंग आ रहे हैं, वाइट टीथ के ऑथर आपके पास स्मिथ आ रहे हैं, और एटोनमेंट के ऑथर आपके पास मैकेंजी आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 24 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। रिसेंटली साइंटिस्ट हैव फाउंड सेकंड ग्रेट स्पॉट 24,000 किलोमीटर्स अक्रॉस एंड 12,000 किलोमीटर्स वाइड ऑन विच प्लैनेट। ठीक है जी। रिसेंटली साइंटिस्ट ने क्या ढूंढा है सर? चलिए जी, रिसेंटली साइंटिस्ट हैव फाउंड सेकंड ग्रेट स्पॉट 24,000 किलोमीटर अक्रॉस एंड 12,000 किलोमीटर वाइड। कहाँ, किस प्लैनेट पर ये देखने को मिली है ये बात? चलिए जी। और ये कारनामा किसने किया है सर? आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर एस्ट्रोनॉमर्स, वहाँ ये बात हुई है, उन्होंने सर इसको देखा हुआ है। जो पावरफुल कंसेप्ट वहाँ आपके पास नॉलेज उनकी है, जो उनके जो सैटेलाइट्स हैं उनके माध्यम से ये चीज़ें आपने देखी हुई है। ग्रेट रेड स्पॉट वहाँ किया गया था, क्रिएटेड बाय द पावरफुल एनर्जीज एक्सर्टेड बाय द ग्रेट प्लैनेट्स पोलर एरोटी। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए आपके पास? नन अदर देन ये आपके पास जुपिटर में देखने को मिला है, ऑप्शन नंबर सी। दैट इज रिसेंटली साइंटिस्ट ने सेकंड ग्रेट आपके पास स्पॉट 24,000 किलोमीटर अक्रॉस और 12,000 किलोमीटर वाइड, ये कहाँ देखने को मिला है? जुपिटर में। क्वेश्चन 25, द सुंदरबंस रिजर्व फॉरेस्ट SRF की बात हो रही है, विच इज एडजेसेंट टू इंडिया सुंदरबंस नेशनल पार्क। बिल्कुल सुंदरबन नेशनल पार्क के साथ आपको SRF देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। आपको बताना है कि किस नेबरिंग कंट्री में आपको देखने को फैले हुए हैं। भूटान तक, आपके पास पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल। तो सिंपल, अगर आप सिंपल कंसेप्ट अच्छे से आपने पढ़ा है कि सुंदरबंस का जब हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, जियोग्राफी में ये चीज़ें पढ़ते हैं, तो भूटान के साथ तो सर ये मिलेगा नहीं। ठीक है जी। पाकिस्तान तो और कहीं है सर, नेपाल तो इसके साथ नहीं आ रहा है, बांग्लादेश के साथ इसका सर आपके पास कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे दोस्त, ये 25 क्वेश्चन थे। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कुछ और कंसेप्ट सीखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप दोस्तों ने सर वाया दीज MCQs बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज किए होंगे। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप दोस्तों की सपोर्ट जो है बस वही मोटिवेशन का काम कर रही है। डू टेक योर बेस्ट केयर। मिलते हैं सर अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।